हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ या स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम इतना जो आपको साइकोलॉजी में बताए हैं वो सब तो ठीक है, वो क्लास तो चलती ही रहेगी कंटिन्यू। और इसी क्रम में चलते हैं। अब जो है सीटेट का पीवाईक्यू सॉल्व करने का अब समय आ गया। यही एक सबसे उचित और सही समय है जिसमें आपको जो है सीटेट का जो है जो पीवाईक्यू है आपको सॉल्व करना चाहिए या टेस्ट आपको देना चाहिए। आपको टेस्ट मतलब जो भी देना होता है उसका सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा जो होता है कंटेंट होता है वो पीवाईक्यू होता है। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक सीटेड में बने हुए हैं उसी को सॉल्व करना सबसे बेस्ट मतलब होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब जवाब नहीं होता कि इसके इतर आप मतलब आप कोई और जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब इसे तो बहुत सारे लोग करा ही रहे होंगे और उसी क्रम में हम भी कराएंगे। तो हमारे में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट हमारा ये है, आपको हम बताते हैं कि सीटेड का जो क्वेश्चन होता है आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए, उसका मेथड क्या होता है, क्वेश्चन को आपको कितने मतलब किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कब आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, कब आपको हिंदी वर्जन से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये सारे तरीके आपको हम बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर आप क्लास हमारा कंटिन्यू देखे होंगे, जो 20-22 क्लास हम सीटेट के लिए स्पेशल जो साइकोलॉजी में अपलोड किए हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो सीटेट का साइकोलॉजी से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे, उम्मीद करते हैं आपका अभी जो दो एक टॉपिक शायद बचा है उसी को छोड़ दें तो आपको जो है तब भी जो सीटेड में आप आराम से जो है 27-28 क्वेश्चन आज के दौर में आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आप उतने मतलब जो हम आपको वीडियो अपलोड किए हैं 22-23 वीडियो, अगर उतना देख लेते हैं प्लस अब आपको हम ये जो तरीके बता रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर आप इस सब को जो है अच्छे से आप फॉलो कर लेते हैं, आप सीटेड में बहुत आराम से जो क्वेश्चन आता है 30 नंबर डायरेक्ट जो है साइकोलॉजी का, इसमें तो आराम से आप 28-30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 28-30 ना सही तो आप आराम से जो है 25-26 आराम से जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कि हम कितना अब जो पढ़ाए हुए हैं, जितना आप क्वेश्चन मतलब जितना आपको वीडियो अपलोड किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन वो आए हैं और कैसे नहीं आए हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं। मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी आपको हम मतलब बताते हुए चलेंगे। चलिए अब सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं, सीधे आते हैं और देखते हैं जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जो है सीटेट का 2024 में जो जुलाई में आया हुआ था, मतलब ये जुलाई में मतलब हुआ था ना, तो उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो है ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम आपको कराते हैं सीटेट का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। इसमें चलिए पढ़ते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, फिर से वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब आप पढ़िए सीधा, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ठीक, तो चलो अब इसको जाने दो, रहने दो। ठीक है, अब आप देखो, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये भी आपका एकदम ठीक है, मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक, फिर देखो आगे तीसरा क्या कहता है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। ठीक है, फिर इसमें क्या है, फिर अगला क्या है, केवल उन्हीं कार्यों को देना। देखो इसमें केवल आ गया है, मात्र आ गया और ठीक है, या प्रत्येक आ गया, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी वाला होता है। ठीक है, वो निगेटिव सेंस करता है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो होगा ये ऑप्शन ये आपको सीधे आपका ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब चलो इसी क्रम में देख लेते हैं आगे क्या है। अब निगलेक्ट कैसे करते हैं, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, थोड़ा एक बार इंग्लिश वर्जन भी आप देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि वाइगोस्की ने दिया है, वाइगोस्की का कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी है, जैसे जेडडीपी है और क्या कहते हैं स्कैट फोल्डिंग वगैरह, यही सब है, इनर स्पीच आउटर स्पीच, यही सब है आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, यहाँ तो जाने दीजिए इसको, नहीं समझ, टू गाइड एंड सपोर्ट आप स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्केल फोल्डिंग। देख रहे हैं आप, स्केल फोल्डिंग यहाँ आपको आ गया। अब आँख बंद करके आपको जो है स्केल फोल्डिंग वाला
ऑप्शन पे आपको क्या है, आपको इसी को सही मानना होगा, ठीक है। स्केल फोल्डिंग किस में आया, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 2 में आया। तो आपको सीधे जो देख ही रहे हैं ना, स्केल फोल्डिंग आपको बताया था ना, स्केल फोल्डिंग नाम क्या होता है, आलम्बन इसी को कहते हैं, इसी को पांट बांधना कहते हैं, इसी को मचान बांधना कहते हैं, स्केल फोल्डिंग को ही कहते हैं। तो आपको आलम्बन इसमें दिया गया, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका पूरी तरीके से 110% सही होगा, ठीक है। आप इस तरह देख लें, और आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाइगोस के अनुसार पढ़ रहा है, ठीक। अब आप इसी क्रम में चलिए देखते हैं दूसरा, अब इसका आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखते हैं किशोरावस्था के बारे में दिया है। अब एक चीज़ और देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए, आप नहीं है ये क्या सवाल पूछ रहा है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं इसी में बहुत लोग क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। पूछता है नहीं, ऑप्शन में लगा देते हैं हाँ वाला, मतलब क्या है। तो उससे देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन दूसरा नंबर का ये क्या कहता है, किशोरावस्था के बारे में पूछ रहा है कि क्या नहीं है। अगर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्या नहीं है क्या है वाला ऐसा आपको आता है, तो आप ना ही वाले को एक बार मार्क गोल ऐसा कर लिया करिएगा, और हाँ पेपर में भी, ठीक है। अगर पेपर कर लेंगे तो आपको मतलब ये दिमाग आपको बताता रहेगा, आपको नहीं वाले भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखते हैं क्या नहीं है इसमें, तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। किशोरावस्था एक सामाजिक मतलब सामाजिक रचना है, तो इसको जो क्या करेंगे, बिल्कुल जो सामाजिक रचना है, ठीक है, क्योंकि बालक जो होता है परिवार में, समाज में, बाजार में, ठीक है, स्कूल कॉलेज में, वही सब तो सीखता है, वही तो सब समाज है। तो किशोरावस्था क्या होगी, सामाजिक प्रक्रिया है, आप इसको सही मानिए, ठीक है। और आपको देखते हैं किशोरावस्था को क्या है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है, किशोरावस्था यौवन की शुरुआत के लिए विशेष रूप से माना जाता है कि बच्चे इसमें जवान हो गया, वयस्क हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं है आपको ध्यान नहीं देना। अब आगे देखते हैं, किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है, ठीक, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो ये भी आप क्या होगा, एकदम सही होगा। तब आगे अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जब क्या होता है बाल्यावस्था से, जब देखिए जब शैशवावस्था में आप बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं, तो क्या आप फील करते हैं कि मैं बाल्यावस्था से मैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ गया, या अभी आप वयस्क हो गए हैं, आप किशोर हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो क्या आप फील कर रहे हैं कि हम जवान हो गए हैं। तो क्या आप इससे पहले ही जब क्या था कि आप बाल्यावस्था में, तो क्या आप उसको फील करें, तो ऐसा नहीं, आप अनुभव वगैरह ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, वो सब अनुभव करने की चीज़ नहीं होती, ठीक। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, कि वो पूछ रहा है इसमें से क्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही होगा। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला पूछ रहा है जो है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको हम अपने उसमें कि मतलब ऐसा कराए हुए हैं, ठीक है, सब आपको बताए हुए हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है, ये पूछ रहा है सुजाता नृत्य मतलब डांसिंग प्रतियोगिता में केवल, देखिए केवल इसमें लिखा है ना, तो केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। देख रहे हैं ना, नगद का प्रथम पुरस्कार में रुचि रखती है। तो सुजाता कैसे मतलब कैसी एक्टिविटी वो कर रही है, मतलब किस रूप से वो प्रेरित है, वो क्या कह रही है, आंतरिक प्रेरित है, ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुखी है, या असफलता का परिहार। आपको हमने बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि अभिप्रेरणा जो होता है कितने प्रकार से होता है, 2 तरीके से होता है। क्या होता है, 2 तरीके से होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव मैंने आपको बताया था, जो आंतरिक वाला होता है इसी को आंतरिक को ही पॉजिटिव कहते हैं, इसी को आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। और ये किसको कहा जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इसको ये पॉजिटिव वाले को आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या आपको बताए थे, जैसे बच्चे को क्या, जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए स्वयं से प्रेरित होता है, अपने आप से, अपने मन से, अपनी इच्छा से करता है, तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा या पॉजिटिव अभिप्रेरणा कहा जाता है। लेकिन जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए बाहरी रूप से, मतलब बाहर से जो है क्या रहता है, बाहर से वो मोटिवेट रहता है, उसको क्या कहते हैं, वो निगेटिव होता है, वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं ना, सुजाता क्या कर रही है,
केवल उत्सुकता से भाग लेती है तो नगद पुरस्कार पाने के लिए वो जीतने की रुचि रखती है, तो वो किस रूप से अभिप्रेरित है, तो इसमें क्या होगा, वो सीधे जो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा। अगर अपने आप से वो मतलब कक्षा में प्रथम स्थान रखने की अपने आप से ये प्रयास करती, अपने आप से वो ये करती, तब वो बाहरी रूप से वो मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होती, लेकिन सिर्फ उसको पुरस्कार नगद राशि चाहिए, इसलिए क्या होगा इसमें, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही होगा, क्योंकि बाहरी रूप से वो मतलब प्रेरित है। ठीक है, क्योंकि नगद उसको पुरस्कार चाहिए तो क्या बाहरी रूप से ही प्रेरित है, तभी वैसा कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये आपको समझ में आया कि नहीं? देख रहे हैं कि हाँ, जो जो क्वेश्चन आपको बताए थे जैसे जैसे वो सब आपको ऐसा मिलता हुआ चलेगा एक सीक्वेंस में। इसीलिए आपको हमने पहले अच्छा सिलेबस आपको हमने अच्छा से कवर कराया, तभी जो है आप PYQ वगैरह बनाएंगे तभी आपको बेहतरीन अच्छा सॉल्व होगा। कहते नहीं, सेना में लड़ाई लड़ने के लिए पहले क्या आ जाता है, पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, पहले अच्छा से युद्ध अभ्यास कराया जाता, तब जाकर उनको फील्ड में उतरा जाता। अगर आप डायरेक्ट किसी मैदान में उसको उतार देंगे तो क्या होगा, शहीद होंगे। ठीक है, आप तब इसलिए आपको पहले से हम पूरी तरीके से तैयार कर दिए हैं। अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में अब देखते हैं ये क्या है, शिक्षार्थियों के बीच आगे ना वैयक्तिक भिन्नता। पहला ही टॉपिक हमने इसको शुरू किया था कि इसमें क्या पूछ रहा है, वैयक्तिक भिन्नता पूछ रहा है। क्या है, वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से जो है आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको यहाँ पूछ रहा है ना, तो आप इसको समझ लीजिए। या अब देखते हैं क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, जो भी आप कह लीजिए। इसलिए आपको इंग्लिश वर्जन भी आपको हम बताए थे। ठीक है, तो क्या है यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक, या इसी व्यक्तिगत भिन्नता भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो क्या है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही ये चीज़ में पूछ रहा है। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भिन्नता होती है इसको जो आप क्या एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए, एक अच्छा एक अच्छा साधन के रूप में शिक्षा को ऐसा देखना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति भिन्नता, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपको गलत हो जाएगा। फिर क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं क्या है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। देख रहे हैं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कितना विविधता आ गया ना, पॉजिटिव वाला शब्द विविधता आ गया, तो इसको आप विशेष ध्यान देते रहिए। ठीक है, अभी इसको आप रखे रहिए। अब ऑप्शन चौथा भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि वहाँ आपको 4 ऑप्शन, 3 ही पढ़िए, 2 ही पढ़िए, पूरा क्वेश्चन का जो जितने भी क्वेश्चन है पूरे ऑप्शन आपको पढ़ना है। ठीक, अब अगला देखते हैं क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य, देखिए अनम्य पूछ रहा है, अनम्य मतलब कठोर होता है जो। ठीक है, और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, तो ये क्या हो जाए, अनम्य मतलब कठोर पाठ्यक्रम और सभी के लिए एक पाठ्यक्रम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा मतलब। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन जो है आपका कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ये 3 है, कौन वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन जो ये 3 है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्नताओं को ध्यान रख मतलब मानव विविधता। अब आपको इंग्लिश वर्जन जो आप देखेंगे तो क्या होगा, कंसीडर डिफरेंस एंड ओबियस फीचर ह्यूमन डाइवर्सिटी आ गया ना। तो आपको बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव वाले शब्द पहली वीडियो में हमने बताया था। अपने आप से अगर सीटेट पास करना चाहते हैं तो आप ऐसे शब्दों के माध्यम से कैसे सीटेट पास कर सकते हैं, मतलब अच्छा नंबर कैसे आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्रम में अब देखते हैं अगला अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है अगला है 5 वाला क्या ऑप्शन है जो है, ये पूछ रहा है जीन पियाजे का मानना था, मतलब जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान मतलब ज्ञान क्या है, कैसा है, वही चीज़ ये मतलब कह रहा है। तो इसमें जीन पियाजे क्या माने थे, पर्यावरण से मतलब क्या है कि बच्चे जो है पर्यावरण ये पूछ रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, अभी ये ठीक है, अभी आप आगे भी पढ़िए। ठीक है,
अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो जन्मजात और दिया हुआ ज्ञान किसको कितना याद रहता है, आप बताओ। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो बताया नहीं था उन्होंने। आगे क्या कहा था, आगे पढ़िए। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। अधिक जानकार व्यक्ति से, ये स्केल फोल्डिंग में आपको बताए थे, ये उनका हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप हटाइए, जाने दीजिए। क्या है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऐसा कोई आज तक मेथड ही नहीं ईजाद हुआ कि किसी भी जो है किसी के व्यवहार को या किसी भी चीज़ को जो है विश्वसनीय रूप से मतलब मापा जा सके, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो क्या होगा, बच्चे जो जिन पेज ने क्या था, बच्चे जो पर्यावरण रूप से सक्रिय रूप से क्या होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हो, खुद से वो ज्ञान अर्जित मतलब खुद से वो निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया, ठीक। इस ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसे ना होता ना, जीन पियाजे क्या किए थे, तो ज्ञान पर्यावरण से क्या होता है, निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने की वजह क्या होता है, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये कथन किसका है, ये जो है जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 6 सॉरी मतलब 4 6 क्या है, 6 में क्या कह रहा है, 6 में ये है कि हाँ 6 में ये है कि गतिशील क्या है, 6 में ये है कि एक गतिशील कक्षा में आकलन मतलब एक गतिशील मतलब इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट, आप उसका आकलन कैसे करेंगे, मतलब वो गतिशील होती है, ठीक है, गतिशील होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, या योगात्मक होती है, या नॉर्मेटिव होती है। तो एक गतिशील है, प्रोग्रेसिव कक्षा है, क्लासरूम है, तो आप इसका आकलन कैसे करेंगे। आप इसको देखो कैसे करेंगे, आप अगर इंग्लिश वर्जन भी आप देखेंगे तो डायनमिक है, डायनमिक हो आपको पॉजिटिव शब्द है, तो क्या होगा इसमें, इस ऑप्शन नंबर ए जो है ये गतिशील आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसको पढ़ना नहीं है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव समेटिव ये योगफल वगैरह सब नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए मतलब पहला वाला सही होगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। अगला है 7 नंबर, क्या कहते हैं 7 नंबर क्या कहता है, यह निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। अब देखो स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, देखो प्रश्न में ही यहाँ आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, ध्यान देना अटेंशन डिके हो जाएगा, ठीक है। क्षय होना भूलना फॉरगेटिंग, पुनर्प्राप्त रिट्रावल। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए कोई चीज़ को अगर अपने मेमोराइज करेंगे तो आप कैसे आप मेमोराइज करेंगे, कैसे आपके माइंड में ध्यान मतलब वो संग्रहित होगा, जब आप उस किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान दिए रहेंगे, अटेंशन दिए रहेंगे, तभी तो आपके दिमाग में मेमोराइज वो चीज़ रहेगी। देखो आप क्वेश्चन में ही ऑप्शन यहाँ मतलब आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्मृति में संग्रहित करने के लिए आप क्या होगा, ध्यान देना होगा किसी चीज़ को, तभी आप उसको सीख पाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला ऑप्शन कैसे क्या है, ठीक है। तो आगे है ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी मस्त है, इसको भी किया जाना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए ये पहला वाला ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, मतलब जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो आप ये कैसा चीज़ मतलब होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब कोई कहानी वगैरह सुना रहे हैं, तो क्या है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, उपन्यास का कथानक क्या है, ठीक है। देखिए कहानी का विश्लेषण करना है जानकारी का, तो क्या करेंगे, टू किल मॉकिंग बर्ड का उपन्यास विषय क्या है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। देखिए
इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, इसमें मतलब होना स्वाभाविक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको फंसे, कन्फ्यूजन लगे, तब आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसे कंडीशन में इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं आप पहले हिंदी पढ़ो फिर इंग्लिश पढ़ो, भाई अगर ऐसे आप करोगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ जो है 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन में से आपको 150 मिनट का भी समय मिलता है, ठीक है। 150/150 ये टाइम भी इतना ही होता है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे सब ज़रूरत होती है। अब यहाँ आपको ज़रूरत है कि आप इंग्लिश वर्जन पढ़िए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो आपको जो ठीक लगे उसी के हिसाब से आप इसको आंसर दे सकते हैं। हम नहीं कहते आप इसको भी 100% बना लेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश से आप जरूर आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश देखते हैं क्या है। पहले का ए प्लॉट नॉवेल, ठीक, ये तो जाने दीजिए इसको। व्हाट अ थीम ऑफ द नॉवेल, ठीक है, थीम क्या है। देखिए आप भी कोई भी आप पढ़ते होंगे कोई चीज़ का, जैसे सारांश पढ़ते हैं, संदर्भ पढ़ते हैं, ठीक है, या कंक्लूजन जो पढ़ते हैं, वही तो थीम होता है, विषय होता है ना, वही तो चीज़ होता है। और निष्कर्ष आप किस पर निकाल सकते हैं, जो आपको विषय मालूम चल जाएगा तो उसी पे तो आप निष्कर्ष ये सब कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो मॉकिंग बर्ड जो उपन्यास क्या है, विषय क्या है, थीम क्या है, इसी के आधार पर आप इसको ऑप्शन सही मान सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आप पढ़ेंगे क्या है, तो डज और द अर्थ और द सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म मतलब क्या, प्रतीकवाद, किसको बताना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इसको नहीं हो सकता। मौखिक वर्ग नायक कौन, नायक भी नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी वाला है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो किला मौखिक वर्ग उपन्यास क्या है, ठीक है। अब देख विषय क्या, सॉरी। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऐसे में खूब क्या होता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको भी आपको बताएंगे असर्शन, और असर्शन क्या होता है और इसका क्या कहते हैं, रीजन, ठीक है, इसको भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। क्या है इस ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। 9 में क्या है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता, क्या है, शिक्षकों को स्वयं में अपने रूढ़िवादिता, आप ऐसे रूढ़िवादी को ऐसे मार्क करिएगा वहाँ एग्जाम में भी, ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही मार्क करिएगा, रूढ़िवादिता व पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ठीक है, चिंतन करना चाहिए। और अगला क्या है, कथन क्या कह रहा है, कारण क्या है, ये कह रहा है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये बात सही है ना कि अगर शिक्षक बहुत रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है, तो उसको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, भाई बात ठीक है, एकदम सही है बात है, तो ये भी आपको सही है। आगे क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील है। अब आप देखो यहाँ भी जो है अब क्या है, यहाँ भी चिंतनशील है, यहाँ भी चिंतन की बात कर रहा है। और जब ऐसे में दोनों जो है एक ही दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो है दोनों ऑप्शन सही होते हैं और व्याख्या भी वो सही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखो चिंतन यहाँ भी है, चिंतन यहाँ भी है, तो इससे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% यहाँ आपका सही जाएगा, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग समझ जाते हैं कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्याख्या उसकी सही है या गलत है, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से को समझने का सबसे अच्छा मेथड यही है, आप देखिए ऊपर नीचे दोनों अगर एक ही शब्द से रिलेटेड है, एक ही विषय में बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में कारण कथन दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब चलिए इसके आगे वाला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10, ठीक है। अब देखते हैं 10 वाला क्या है। 10 वाले में क्या है, ये है कोहलबर्ग से संबंधित है। तो कोहलबर्ग इसमें क्या कहते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलीगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। देखो भाई गिलीगन महोदय क्या किए थे, इसको आप देखिए जो है इसमें क्या था, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण, ठीक, ऑप्शन ये होगा। देखिए आप इसको पढ़े होंगे तभी कर सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हालांकि इसको भी हमने शायद नहीं कराया है भाई, इस पर हम बात मानेंगे अपनी, ठीक है, इसको, ठीक है। तो इसको हम नहीं उम्मीद करते कि ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या है, इसलिए कहना 27-28 क्वेश्चन या आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको यहाँ बता दे रहे हैं ना। देखिए देखभाल की नारीवाद और नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण,
बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें ऑप्शन में जो होगा, इसमें उन्होंने क्या था, जो कोहलबर्ग महोदय थे, देखो बच्चे, हमने आपको बताया था ना 6 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच क्या था, नैतिक दुविधाओं से युक्त क्या थे, कहानी प्रस्तुत किए थे। फिर कहानी से संबंधित क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रस्तुत किए थे। इसमें जो है कहीं पर भी जो उन्होंने बालिकाओं का या नारी का भी मतलब उन्होंने ऐसा प्रयोग नहीं किया था। तो इसीलिए जो इनका इसी बात से आलोचना किया जाता है। इनका जो ये मतलब दृष्टिकोण, मतलब कथन था, मतलब ये जो इनका सिद्धांत था वो पुरुषवादी था, ना नारीवादी को दृष्टिकोण, मतलब उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। ठीक है, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण, मतलब इन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि इसी में क्या उन्होंने कहा, मतलब कहा था कि पुरुष केंद्रित, या क्या था इनका, पुरुष केंद्रित था, और इसमें महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को मतलब ध्यान नहीं रखी थी, मतलब कौन, कोहलबर्ग महोदय। और इन्होंने आगे बताया जो, बल्कि इन्होंने बताया था जो ये कैरोलिन महोदय, क्या था, कैरोल गिलिगन ने बताया था जो है कि महिलाएं जो होती हैं देखभाल की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जो रिश्तों और जिम्मेदारियों पर आधारित होता है, जबकि जो पुरुष जो होते हैं न्याय की नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो जो है निष्पक्ष नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, तो भाई आप जब पता ही है, नारी लोग क्या होता है, सामाजिक जो भी संबंध वगैरह होते हैं इसको बहुत अच्छे से वो मतलब निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें अब देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं में, ठीक है, इसमें क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं में मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। एकदम सही है। ठीक है, इसमें क्या है कि कई रास्ते तो मिलते ही हैं। ठीक है, वास्तविक जीवन क्या है यहाँ, वास्तविक जीवन और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चों के अधिगम और जानकारी प्राप्त करने कई रास्ते मिलते हैं, कई रास्ते मिलते हैं, एकदम ठीक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। क्या है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये भी जो है क्या है, अपने आप में ये भी सही ही है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक चीज़ आपको जो कन्फ्यूज करता है कि व्याख्या कर्तक नहीं करता। अब आप देखो जो है यहाँ पे जो ये विकास की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये यहाँ विकास की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, ये अनुभवों से सीखने की बात कर, मतलब ये अधिगम की, यहाँ देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे अधिगम की बात कर रहा है और यहाँ विकास की बात कर रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे के कारण की जो एक दूसरे के अभिकथन की जो व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्या हो, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अधिगम की बात कर रहा है और ये जो क्या है विकास की बात कर रहा है। बात दोनों सही कर रहे हैं, लेकिन व्याख्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो रही हैं, इससे कोरिलेट नहीं हो पा रही। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी ही इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये भी बहुत सही है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी बताए थे आपको मिसलेनियस टाइप वाले में। ठीक है, डिस्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, ये सब आपको बताए थे। ठीक है, इसमें क्या है, अब चलिए थोड़ा इसको अच्छे देखते हैं। ये क्या, डिस्लेक्सिया क्या है, तो अपठन वैकल्पिक डिस्लेक्सिया क्या है, इसमें क्या कहते हैं, तो क्या है, ये भावनात्मक चित्र बनाने से संबंधित है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चित्र बनाने से मतलब। ठीक है, और क्या, तंत्र का न्यूरोलॉजी, ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, ये भी ठीक है। आगे क्या कहते हैं, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिक, ये सब सामाजिकरण वगैरह ये सब बात नहीं थी इसमें। सांवेदिक शारीरिक गतिविधियों से समन्वय, ये भी नहीं था इसमें। इसमें वही आपका होगा, तंत्र की न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीकों के साथ मतलब चिन्हों के साथ जोड़ने से संबंधित ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्लेक्सिया मतलब एक ऐसी तंत्रिका संबंधी ये मतलब समस्या होती है। इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थियों की ध्वनियों के को प्रतीक चिन्हों के साथ क्या होता है जोड़ने की क्षमता क्या करता है, प्रभावित करता है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने और वर्तनी से संबंधित इसमें कई कठिनाइयाँ उसको होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पढ़ने लिखने क्या होता है, रीडिंग राइटिंग और उसको एक्सप्रेस करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। ठीक है,
ये चीज़ आप समझिए, जानते रहिए। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 ये है, अब इसको दीजिए, ध्यान दीजिए। 13 क्या है, एक माध्यमिक स्कूल, देखिए आप यहाँ माध्यमिक स्कूल की बात कर रहा है। एक माध्यमिक स्कूल, ठीक है, शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं, माध्यमिक स्कूल स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है, कह रहा है एक शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं, ठीक है, संकल्पनाओं समझ रहे ना, इमेजिनेशन, संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने का सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित गतिविधियों में क्या उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। ठीक है, इसमें क्या है, तो क्या मतलब संकल्पना और वास्तविक दुनिया के बीच उसको प्रयोग करके अच्छे संबंध बनाना वो बच्चों को सिखाना चाहता है। तो इसमें क्या वो उस रणनीति एकदम होगी, एकदम सही होगा। ठीक है, आप ऑप्शन जब भी आप करिएगा तो आप इसको जरूर कर लीजिए, संकल्पना और वास्तविक दुनिया से अनुप्रयोग, इसको आप जरूर ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या होगा, क्या रणनीति होगा, ऐसे 3 मार्क कर लेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखते हैं आप क्या है, छात्रों को नियम और परिभाषा याद कराएं। देखिए ये सब क्या है, निगेटिव है, याद कराएं, रटाएं, कंठस्थ कराएं, ये सब आपको बताए थे। सब क्या है, निगेटिव टर्मिनोलॉजी है, तो ये क्या होगा, तो इस तरह से ये जो है आपका ये क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ये गलत होगा। फिर क्या है, विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तो ये भी क्या होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या आप बहुविकल्पी कार्य कर देंगे उसको। क्या विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। देखिए ये आपको जो बताए थे थार्नडाइक पाउलो कोहलर लोग जो बताते थे उद्दीपक प्रतिक्रिया के बीच में, वो क्या होता है, वो छोटे बच्चों के लिए होता है। वो जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो कम गति से सीखते हैं, ये चीज़ उनके लिए होती है। ठीक है, ये चीज़ उनके लिए होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये माध्यमिक स्कूलों की बात कर रहा है, माध्यमिक स्कूलों की जो बात कर रहा है, तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो क्लास 6 मतलब 6, 7, 8 की क्लास में वो मतलब पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में इनको ये चीज़ नहीं कराई जा सकती। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ठीक है, एकदम सही बात है। अब ऐसा करेंगे बच्चे तो संकल्पना तो करेंगे और वो क्या होगा, रियलिटी भी वो चीज़ें को सीखना जान जाएंगे। ठीक है, वो समझ जाएंगे। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ये जो 4 है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये 13 आपका हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था ना, छात्र क्या होता है इसमें, उनको सीखने के लिए सक्रिय रूप से क्या प्रोत्साहन करना चाहिए, समस्या समाधान करने का कौशल भी उनमें विकसित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आलोचनात्मक जो होगा उसमें सोच भी उनको डेवलपमेंट होगा। इससे जो है रियल दुनिया से क्या होंगे, वो परिचित भी मतलब वो हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, 14 नंबर क्या कहता है, ये क्या है, 1 मिनट, हाँ 14 नंबर क्या है, ये कोहलबर्ग के। ठीक है, अब देखते हैं, कोहलबर्ग बताया था ना, इन्होंने भी बताया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून के इर्द गिर्द घूमता है। कानून के इर्द गिर्द कब घूमता है, बताओ आप। तो बच्चे से क्या होता है, समाज के प्रति जो होता है एकदम गुड बॉय गुड गर्ल बनने की ये कोशिश करते हैं। इसमें ये चीज़ें आपको बताया था। ठीक है, ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये वही कन्वेंशनल मोरालिटी वाला। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। इसमें नहीं हो जाएगा क्योंकि बच्चे इसमें आत्म केंद्रित रहता है। विषम नैतिकता जैसे कुछ बात ही नहीं बताया था। पूर्ण नैतिकता में भी नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके बाद की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले ही होती है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आधा हो गया ना। चलिए इसको थोड़ा तेज़ भी करा सकते हैं, लेकिन आपको पहला ये है इसलिए थोड़ा आपको अच्छे समझा करा रहे हैं। नहीं तो कराना हो तो हमको 10 मिनट ही में इसको हम पूरा करा दें। ठीक है, अब देखते हैं, हम देखिए जो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं बताए हैं, इसलिए क्वेश्चन सबको आ रहा है यहाँ से। ठीक, वही से बताते हैं। देखिए समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, समावेशी कक्षा में का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जानिए समावेशी क्या बात कर रहा है।
तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, आपको नहीं वाला मार्क करना है, ठीक है। इसमें क्या, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, तो विविध है तो ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ आपकी होगी, ठीक है, ये आपकी चीज़ होगी। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आप ध्यान दे सकते हैं, नहीं पर ध्यान देना है। विविध दृष्टिकोण का समावेशन बिल्कुल होना चाहिए, विविध डाइवर्स देख रहे हैं ना, डाइवर्स आपके आ गए ना, तो ये चीज़ बिल्कुल होगा, ये नहीं पूछ रहे तो ये हमेशा होगा, ठीक है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। क्या, उचित समावेशन क्या होगा, उचित रूप से एकोमोडेशन होगा तो उचित रूप से समावेशन भी होगा, क्योंकि उचित लगा है, ठीक है, उचित है तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या है। फिर क्या है, विभेदित निर्देश देना, या क्या है, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन वही आ गया ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ही बात ये भी कर रहा है, तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है। ये भी मतलब ऑप्शन सही है, लेकिन आपको नहीं वाला खोजना है, मतलब नहीं वाला खोजना है तो आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो इस पर क्या हो जाएगा, आगे क्या कहता है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना। देखिए प्रोत्साहन करना एकदम 100% सही आ गया, लेकिन कैसा है, प्रतिस्पर्धी आ गया है, तब क्या होगा, प्रतिस्पर्धी आपको नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव में आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव आप करेंगे तो पिछड़ा वाला एकदम पिछड़ा ही जाएगा, मंद बुद्धि वाला तो एकदम पिछड़ा ही जाएगा, इसमें आपको सबको साथ लेकर चलना है, तो ऐसा आपको नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए आगे ना रचनात्मक मूल्यांकन, इसको भी हम आपको अच्छे से बताए थे, समझाए थे, ठीक है। आप रचनात्मक मूल्यांकन आपको प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो पर एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों भैया है, पोर्टफोलियो को आप इसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब होता है किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देना, उसी चीज़ को ये बता रहा है, ठीक है। क्या इसे मूल्यांकन, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल भाई, रचनात्मक छात्रों को शामिल करेंगे तभी तो ये चीज़ होगा, छात्र ही शामिल नहीं होंगे तो ऐसे मतलब ही क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, छात्रों को शामिल करेंगे। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों की, ठीक है, मतलब छात्रों की जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान देंगे, मतलब इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात ये भी यहाँ कर रहा है। जहाँ आपको कन्फ्यूज लगे, जिस ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज लगी वहाँ पर आपको जरूर ध्यान दे लेना चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा क्या है, ऑफर राइट्स इनसाइड प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल स्टूडेंट, देख रहे हैं ना, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आ रहा है ना, तो आपको ये चीज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन में भी आप करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे पूछ रहा है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्या होगा, अंतिम उत्पाद मतलब वही जो छमाही परीक्षा होती है, जो वर्ष के अंत में परीक्षा होती है, क्या सिर्फ आप उसी पर ध्यान देंगे और ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन आपको बताए थे ना कि छात्र को जो कक्षा शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण कार्य करते रहने के दौरान ही बच्चे से आप छोटे छोटे प्रश्न पूछिए, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं को का क्या करिए, मतलब पहले निदान करिए, फिर आपको क्या करिए, उसका उपचार भी करते हुए चले जाइए, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो इस तरह क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, सी वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बात कर रहा है। तो इस तरह देखा जाए इंडिविजुअल रूप से केवल या एकमात्र की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये सी वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते, बिल्कुल ठोस सबूत पेश करेंगे भाई, जो अधिगम जितना किया रहेगा उसका वो ठोस सबूत पेश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जिसमें सी नहीं होगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सी किसमें नहीं है, तो सी वाला छोड़ को बाकी ए बी डी वाला ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। कौन वाला, ए बी डी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, 17 में क्या है, 17 में ये है, क्या आप कह रहा है, 17 क्वेश्चन, एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महारत नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप सीधे इंग्लिश पढ़िए, यहाँ क्या है,
मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर का प्रदर्शन करने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देख रहे हैं ना, कौशल आगे स्किल और सुधारने की बात कर रहा है, तो ये आपका एकदम सही है। अभी इसको आप ध्यान देखिए, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये यहाँ अभी सही होगा। ठीक है, इसको आप मतलब रखे रहिए माइंड में। ठीक है, ये आप ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ग्रेड प्राप्त करना, बिल्कुल गलत बात है। आपको बताए थे ना, बाहरी पुरस्कार मतलब बाहर अभिप्रेरणा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ऑप्शन ये आपका ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अपमान के डर का असफलता, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे ऑप्शन आपको चारों पढ़ना है, ऑप्शन निकले मतलब छोड़ना नहीं है कि नहीं पढ़े इसलिए आपको कर दे। अब आपको देखते हैं क्या है, तो प्रतिस्पर्धा आपको इससे पहले बताया, प्रतिस्पर्धा वगैरह ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला जो आपका 100% सही हो जाएगा, क्योंकि स्किल वगैरह ये सब बढ़ाने पे उसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, 18 चलिए देखते हैं 18 क्या है। हाँ, 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, हाँ आ गया ना, प्रगतिशील कक्षा में आ गया। ठीक है, क्या आ गया, प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, हाँ प्रगतिशील या क्या आ गया ना, डिस्क्राइब बाय प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपको आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे जगह आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है। पहला, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन क्या है, सबसे बेहतरीन क्या होता है, आप इसको देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है शिक्षक, ये बात तो एकदम सही है भाई। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत। प्राथमिक ज्ञान का स्रोत क्यों होगा भाई, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत तो समझिए उसके घर होता है, होम परिवार, ठीक, उसकी माँ होती है। अब इसमें भी देखिए आगे क्या करता है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग, भाई ये भी सही है लेकिन आपको सबसे उचित वाला देखना है। ठीक है, सबसे उचित वाला देखिए, तो क्या कहता है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध, देख रहे ना, विविध सामग्रियाँ प्रयोग करता है, देख आ गया ना, विविध डाइवर्स आ गया ना, विविध सामग्री प्रदान करता है, और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्राप्त कर। देखिए ना, आलम्बन शब्द से ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपको करा चुके हैं। आलम्बन का हिंदी की क्या, इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए क्या है, आलम्बन का क्या है, क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, आलम्बन ये आ गया ना, क्या है, एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड स्केल फोल्डिंग आ गया ना, स्केल फोल्ड, अगर स्केल फोल्डिंग वगैरह सब दिख रहे हैं तो आंख बंद करके आप इसको सही कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। इसमें क्या होता है, एक जो अधिक पढ़े लिखे लोग, मतलब जो अधिक समझदार होते हैं, उनकी मदद से जो बच्चा जो है अपनी समस्याओं को समाधान करता है। ठीक है, मतलब वही चीज़ इसमें बता रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, आप चाहिए आगे पढ़िए ना पढ़िए लेकिन पढ़ लीजिए, आगे भी आप देख लीजिए। शिक्षा पाठचर्या कड़ाई से पालन करना चाहिए, कड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, तो किसी को सीखने नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सबसे बेहतरीन सुटेबल कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है, 19, पाठ्य पुस्तकों। ठीक है, पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। भाई जेंडर से संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा, किसको मिलेगा ज़्यादा तवज्जो, तो इसी कंडीशन में जो होगा, जेंडर की रूढ़िवादिता पर सवाल उठाना, जेंडर की स्थिरता को मजबूत करना। नहीं भाई, अगर इस पर करेंगे मजबूत नहीं होगा। जेंडर भूमिका नम्यता को, देखिए नम्यता को हतोत्साहित करना, ये भी गलत होगा। ठीक है, इसमें जेंडर की पहचान मजबूत, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका, जेंडर की रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा स्पीड करते हैं, नहीं तो आप भी सोचेंगे अभी 30 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे तो वहाँ पे कैसे समय मिलेगा हमको। ठीक है, तो मुझे पता है इसको आप थोड़ा आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए
चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। देखो कोई अक्षर यक्ष है, सॉरी, जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये आपको हाथी है, ठीक है, हाथी है और आपको दिखाना नहीं है, बस हाथी आपको ज्यूम कर लेना है, मान लेना हाथी यक्ष है, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है, अमूर्त चीज़ के बारे में क्या है, आप उसको मान लीजिए। तो वही पूछ रहे किस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो सीधा देखा जाए तो पूछ रहा है कि अमूर्त चिंतन या कोई कहते नहीं, जब कोई दीपक नहीं है, कोई वस्तु नहीं है उसके सामने, मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में जो सोच सकता है, तर्क कर सकता है, उसी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में किस में होता है, उनकी क्या, तो मूर्त वाले में नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चा इसमें छोटा होता है, इसमें भी नहीं कहेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें वही आपका होगा, क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए औपचारिक संक्रियावस्था और बीजगणित में कहेंगे, लेकिन यहाँ भी दिया संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन संरक्षण क्रमबद्धता जो होता है ये मूर्त वाले में आ जाता है, ये इसके वाले में नहीं आता, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला क्या है, 21 नंबर क्या है जीन पियाजे का, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या है, एक मिनट, 21 में क्या है, हाँ ये देखो क्वेश्चन बहुत दमदार ये भी है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना और आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन अक्षर, ठीक है। देख आँखों से संबंधित ये बात कर रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दृष्टि बाधित से संबंधित ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको क्या होगा, दृष्टि से संबंधित समस्याएं उसकी होगा, ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, क्या है, विजुअलिटी, ठीक है, नहीं है, स्वलीनता होगा नहीं, संचार में होगा नहीं, भाषा पे होगा नहीं, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है, ये एक इंक्लूसिव कक्षा में, मतलब समावेशी कक्षा की बात कर रहा है ये। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, ठीक है, सीखने के लक्ष्यों शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक, 100% ये भी आपकी सही है, ठीक है। आगे क्या कहता है, समावेशन का दर्शन, क्या कह रहा है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत, क्या कह रहा है, सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देख रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये इसको निगलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, हम जो समावेशन होता है, जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसको बढ़ावा देता है, उसको निगलेक्ट करने की बात नहीं करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो ऐसे में ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में कौन वाला होगा, ऐसे में आपका ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता, ठीक है, समावेशन दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम सभी व्यक्तिगत मतभेदों को, हाँ सॉरी हम यहाँ व्यक्तिगत वो पढ़ लिए थे, ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, ठीक, बिल्कुल कहेगा, ठीक है। सॉरी गलती हमसे भी हो गई। तो इससे क्या होगा, सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, एकदम सही है। इसमें क्या है, समावेशन के लक्ष्यों को अनुकूल करने का किया जाना चाहिए, एकदम सही है। लेकिन इसमें जो होगा, इसमें व्यक्तिगत मतभेदों से आ गया, और इसमें ये इस तरह से देखा जाए तो ये अभी दोनों सही है, और इसमें व्याख्या वाला, एक मिनट इसमें थोड़ा आप रुक जाइए। इसमें आपका ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये हम एकदम सही थे पहले भी, अभी भी थे, सॉरी। अब समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है,
नहीं भाई, इसको किस समाप्त करने की वकालत करेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन नंबर ए उस तीसरा होगा। कौन वाला? तीसरा। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इसमें ये होगा। ठीक है, व्यक्तिगत समावेशन हमेशा जो होता है, समावेशी शिक्षा कक्षा हमेशा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वो बढ़ावा देती है। ठीक है, हम भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया से अनुभव, देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश, मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास का क्षेत्र के, मतलब क्या होते हैं, बाहर होते हैं, क्षेत्र के उनके जो है बाहर होते हैं, वही चीज़ ये बात कर रहा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, इसमें जो होता है अधिक जानकार इसमें क्या होता नहीं, जो आपको बताया था ना जेडडीपी में क्या होता है, जेडडीपी की मदद से बच्चे उस कार्य को, मतलब एक अधिक जानकार व्यक्ति के माध्यम से उस कार्य को कर सकते हैं जो उसको अकेले वो नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य के अंदर, अधिक जानकार बस के बाहर। तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, दोनों वाला थोड़ा विचार किया जा सकता है, लेकिन क्या वाइगोत्स्की भौतिक वगैरह ये सब नहीं दिए थे, और ना ही भौतिक वातावरण, ना ही पर्यावरण। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अधिक जानकार, एकदम ठीक है। ठीक है, अधिक जानकार व्यक्ति, ठीक है, की सहायता से करता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक, अधिक जानकार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, लाभान्वित होते हैं और उनके द्वारा जो उनको सहायता हेल्प दिया जाता है उन कार्यों को भी वो करते हैं। ठीक है, जो विकास के उनके क्षेत्र के अंदर होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या 24 नंबर क्या है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ठीक है भाई, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा, विचलित हो रहा था, ऐसे में क्या आप करेंगे, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देंगे। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए कार्य देंगे। अब इसको देखिए, एक पेंडिंग रहने दीजिए। छात्र को सख्ती करेंगे तो भाई तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये भी नहीं होगा। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त करो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के लिए क्या होगा, इसमें सख्ती भी नहीं होगा, समय प्रबंधन नहीं होगा, तो छात्र को दौरान क्या होगा, इसमें यही होगा, समय प्रबंधन से टाइमर देना, स्वनियमन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में यही चीज़ हो सकता है कि बार बार तो काम नहीं दिया जा सकता ना भाई किसी चीज़ को सुधारने के लिए। ऐसे में क्या होगा, उसको स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको ये चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, स्वनियमन है ना, गिविंग स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट की चीज़ सिखाएंगे। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, तो देखते हैं 25 क्या है। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। एकदम सही बात है भाई, भावनात्मक लगाव, जब उनको लगेगा हमको हमारा मायने रखता है तभी वो लगाव महसूस करेंगे। और क्या है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ भी भावनाओं वाली बात हो रही है। ठीक है, क्या ये भी भावनात्मक लगाव की बात कर रहा है और ये भी भावनात्मक लगाव की बात करता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ऑप्शन नंबर ये, दोनों सही हो जाएगा। कारण कथन
दोनों सही होगा और व्याख्या भी सही कर रहा है उसका, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 26 हो गया शायद ना, अब 27 देखते हैं। अब 27 क्या ये हुआ नहीं, हाँ ये 26 हुआ, 25 हुआ सॉरी, अब 26 देखते हैं। 26 में क्या है, 26 में क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। शिक्षा निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा अधिगम का मूल संरचनात्मक अधिगम का मूल सिद्धांत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मतलब पूछ रहा है। तो क्या कहता है, शिक्षक के छात्रों का प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। बात ये भी ठीक है, मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर क्या है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, ये भी ठीक है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता और माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब क्या, अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय प्रतिक्रिया है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन इसमें भी आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको संरचनात्मक वाला देखना है, अच्छा सबसे ऑप्शन सुटेबल कौन सा है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो क्या होगा इसमें, अब क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय, क्या है यहाँ, छात्र अपने पर्यावरण के साथ क्या होता है, सक्रिय रूप से क्या होता है, सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपना ज्ञान निर्माण करते हैं। यहाँ क्या होगा, सक्रिय आ गया ना, एक्टिव फॉर्म में वो बच्चा आ गया, तो इस रूप में ये या आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ भी है, ठीक है। अगर आप कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ पर इंग्लिश जरूर देखिए, क्योंकि एक्टिव इंगेजमेंट की बात ये यहाँ कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आप देखते हैं 27 क्या है, 27, हाँ ठीक आ गया 27 ना। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है। ये कुल मिलाकर ये स्कैफोल्डिंग वाली बात ये भी कर रहे हैं कि एक बच्चे को इसे करने दो, जब तक उसको किसी की मदद ना पड़े बाहर लोगों की, तब तो उसको ना करना, वही बात कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग वाला। लेकिन अब से देखो, बुद्धि कारण क्या है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, एक बात एकदम सही भाई। बुद्धि क्या है, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, सृजनात्मकता हो गया, जो भी कुछ है, इसको क्या आप जो है सही तरीके से माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों ये चीज़ आपका सही है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपका सही है, बट इसका कारण की व्याख्या नहीं सही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है, ये बुद्धि की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई बच्चा जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो शिक्षक को संकेत इशारे, मतलब ये अधिगम कराने की बात कर रहा है, ये लर्निंग की बात कर रहा है, ये बुद्धि की बात कर रहा है। तो ये दोनों भी सही है, लेकिन दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ बी एकदम सही हो जाएगा, मतलब 2 नंबर, ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। 28 कह रहा है, समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये क्या कह रहा है, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, विशेषताएं क्या है भाई, एक रेखीय लीनियर प्रोसेस है, क्या एक लीनियर में जाता है भाई, एक लाइन से चलता है, ऐसे चलता है समाज में, कि आप स्कूल में ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, घर में सीखेंगे, फिर परिवार में सीखेंगे, क्या ये क्रम फिक्स होता है, बिल्कुल नहीं फिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, ये रेखीय नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के देखा जाए तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल भाई कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये क्या होगा, ये आपका जटिल है, क्या है, ये जटिल, बहुआयामी होता है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी आपको सही है। फिर क्या है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, हो गया ना, यूनिक डिफरेंस, देख रहे हैं, डिफरेंट कहीं भी दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ तो आपका सही हो जाएगा। वो भी यूनिकलिटी दिख रहा है, तो ये भी आपको सही हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो ए वाला छोड़ के बाकी जो होगा सब सही होगा। तो ए जिसमें ना वही आप कर दीजिए, बी सी डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी,
ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा है, ये भी आपको करा देते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे। देखिए, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण होता है। देखिए, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्यकाल या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, ये बात कर रहा है। विकास प्रकृति में निरंतर होते रहता है। बिल्कुल सही भाई, विकास प्रकृति में निरंतर होते रहता है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। ठीक, ये विकास की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता कि कोई बच्चा मध्यकाल या किशोरावस्था में प्रवेश कर। देखिए, ये भी विकास की बात कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात ये भी कर रहा है। ठीक है, मतलब विकास डेवलपमेंट की बात ये भी कर रहा है। ठीक, ये भी विकास की ही बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात। देखो, दोनों बातें सही हैं। अब इस तरह विकास की दोनों बातें कर रहा है, तो इस तरह क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको होगा। अब चलिए लास्ट वाला देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, वे चीज़ बात कर रहा है, उसके आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? ठीक है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना बिल्कुल गलत बात। अपेक्षाएं रखेंगे आप तभी तो उसको आप पूरा करेंगे, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अपेक्षाएं बिल्कुल रखेंगे या उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित देना। भाई दंडित देना ये सब बिल्कुल निगेटिव है, इसको नहीं करेंगे। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ये भी अभी तक ठीक है। छात्रों में विशेष रूप से कम उम्मीद। देखिए, ये सब आप ऑप्शन को निगलेक्ट करके ही आप सही कर सकते हैं। बाकी जो बचा ऑप्शन नंबर 3, ये तो आपका 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस तरह ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस तरह से आपका साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन आराम से आपको हम बता दिए कैसे करना है, क्या करना है। आगे 1 घंटा नहीं लगना चाहिए, हमको भी पता है। कोई ये कमेंट्स ये करके ना कहे कि आपको ही 30 क्वेश्चन को 1 घंटा कराने में लग गया तो हमका क्या होगा। ठीक है, आपको तरीके बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तरीके नहीं। ठीक है, बाकी आपको बता दिए कब इंग्लिश वर्जन पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना है, आप भी देखिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अभी हमारा सिलसिला जारी रहेगा, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अब आपको ये ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, ये PYQ का। चलिए इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, अगले PYQ के साथ। बाकी क्लास तो कंटिन्यू होगी ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।